सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो आज सूत्र पाठ बाद में करेंगे, अभी पढ़ रहे हैं न्याय दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम आनेक पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण का परीक्षा चल रहा है और इस परीक्षा में प्रसंग ये चल रहा है कि अवयवी की सत्ता संसार में है या नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एक पक्ष है पूर्व पक्षी का, वो कह रहा है अवयवी की सत्ता नहीं है, जिसको आप अवयवी कह रहे हैं वो केवल परमाणुओं का समूह है, अणु का समूह है केवल। और दूसरे व्यक्ति का, सिद्धांती का कहना है कि इससे संसार के कोई भी व्यवहार संपन्न नहीं हो पाएंगे। तो अब यहाँ पर पीछे एक बहुत लंबी जो है वो संवाद चलते हुए इन्होंने एक बात पूछी कि आप ये बताओ कि जो एक जो है ना, उस एक का विषय क्या है। क्योंकि अवयवी को नहीं मानेंगे यदि, तो एक तो कुछ बनेगा ही नहीं ना इनके मत में। अवयवों का जो समूह है उसमें भी यदि एक को ये स्वीकार कर लेते हैं तो ही समूह बन पाएगा। क्योंकि समूह क्या होता है, अनेक का संयोग, उसको ही समूह कहते हैं। तो अनेक तब बने जब पहले एक हो। और यदि एक परमाणु को ये स्वीकार कर लेते हैं तो परमाणु को तो क्योंकि देख नहीं सकते हैं, परमाणु को तो स्वीकार करते हैं ये, पर परमाणु को तो हम खुली आंख से देख ही नहीं सकते, वो तो अतीन्द्रिय विषय है। और ये जो बाहर जिसको समूह कह रहे हैं उसकी कोई एक इकाई तो इनको माननी पड़ेगी ना, सबसे छोटा रूप। उसको यदि ये स्वीकार कर लेते हैं तो वो तो फिर अवयवी को ही स्वीकार कर लिया इन्होंने। क्योंकि अवयवी कहाँ से शुरू हो जाता है, द्व्यणुक से। द्व्यणुक, त्रिश्रेणु, और फिर उसके बाद तो ये जितनी भी वस्तुएं हैं तो वो सब अवयवी के रूप में ही आती हैं। तो जो आंख से दिखाई दे सकता है ऐसे किसी एक कण को यदि पूर्व पक्षी ने स्वीकार कर लिया तो तब तो उसने अवयवी को स्वीकार कर ही लिया। तो इसलिए ये प्रसंग चला था कि ये एक का आपका विषय क्या है। पिछले पेज पे आया था, इन्होंने पूछा था किम एक बुद्धि ही भिन्नार्थ विषया इति आहोस्वित भिन्नार्थ विषय इति, अभिन्नार्थ विषय इति आहोस्वित भिन्नार्थ विषय इति। 79 पेज पे ऊपर वाली पंक्ति है ना। तो फिर इन्होंने कहा कि अभिन्नार्थ विषय, यदि आपको अभिन्नार्थ विषय वाला है एक का ज्ञान, तो तब तो आपने अवयवी को स्वीकार कर ही लिया। और नानार्थ विषय है यदि आपकी एक बुद्धि, तो फिर भिन्नेषु एक दर्शन अनुपपत्ति। यदि आप एक का ज्ञान आप कह रहे हैं नानार्थ विषय वाला है, ये जो एक वृक्ष है इसको ये क्या मान रहे हैं, नानार्थ। नानार्थ माने नाना परमाणु। नाना परमाणु का मतलब है एक परमाणुओं का समूह। ऐसा यदि आप मान रहे हो तो भिन्न भिन्नेषु एक दर्शन अनुपपत्ति। तो भिन्न भिन्न को आप एक नहीं कह सकते, फिर तो अनेक कहना पड़ेगा आपको। तो इन्होंने उदाहरण दिया था सेना वनवत ग्रहणम इति चेत। जैसे सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं फिर भी अनेक अर्थ वाली एक सेना होती है। वन में बहुत सारे वृक्ष होते हैं लेकिन तो भी एक वन ऐसे कहा जाता है। तो इन्होंने कहा नहीं, ये आपका उदाहरण गलत है, क्योंकि सेना में जितने भी सैनिक हैं वो एक एक अवयवी हैं।
वो इंद्रियों से दिखाई देते हैं। यहाँ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम, अणु तो अतीन्द्रिय हैं, तो वो सेना या वन की तरह दिखाई नहीं दे सकते हैं। ये हमने पढ़ा था, तो इसको एक बार मैं जल्दी से पढ़ जाती हूँ। यथा सेनांगेषु वनांगेषु च दूरात् अगृह्यमाण पृथक्त्वेषु एकम इदम इति उपपद्यते बुद्धि। जैसे सेना के जो अंग हैं या वन के अंग हैं, उनको जब दूर से देखते हैं तो अगृह्यमाण पृथक्त्व, उनका पृथक्त्व दिखाई नहीं देता, अगृह्यमाण होता है, दूर से देखते हैं तो एक ही दिखाई देता है। एकम इदम इति उपपद्यते बुद्धि, ये एक सेना है ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है। एवं अणुषु संचितेषु, ऐसे जो संचित अणु हैं उनमें भी अगृह्यमाण पृथक्त्वेषु, इनमें भी पृथक्त्व दिखाई नहीं देता है। एकम इदम इति उपपद्यते बुद्धिरिति, तो इनमें भी एकत्व बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी। यथा गृह्यमाण पृथक्त्वानां सेना वनंगानां आरात् कारणांतरत पृथक्त्वस्य अग्रहणम। जैसे जो गृह्यमाण पृथक्त्वानां सेना वन अंगानाम, सेना के अंग या वन के अंग जो कि अलग अलग हैं। सेना के अंग कौन से हैं अलग अलग? आपको मिल गया ये पाठ? नहीं मिला? 180 आप पढ़ा दिए, उसी को तो लेके चलूंगी ना। ये पैरा पढ़ा दिया था, एक पैराग्राफ, इसको पीछे से लेंगे तभी आगे का समझ में आएगा। तो अब बताओ आप, सेना के अंग कौन कौन से हैं? एक सैनिक, सभी सैनिक, एक एक सैनिक ऐसे बोलो। वन के अंग कौन से हैं? सभी वृक्ष, वही अंग हैं। यथा गृह्यमाण पृथक्त्वानां सेना वन अंगानाम, जो अलग अलग हैं ऐसे वन और सेना के जो अंग हैं, आरात, आरात मतलब दूर से, आरात कारणांतरतः, दूर से जब देखते हैं तो कारणांतरतः, कारणांतरतः माने दृष्टि दोष के कारण, क्योंकि दूर से अलग अलग नहीं दिखता है, ये आंख का दोष है। आंख को पास में आने पर ही अलग अलग दिखता है, सेना के पास आए तब। तो कह रहे हैं दूर से देखने पर दोष के कारण पृथक्त्वस्य अग्रहणम, उनके पृथक्त्व का अग्रहण होता है। यथा गृह्यमाण जाति नाम पलाशय इति खदिर इति वा, जब उनके पास जाते हैं तो कैसे ग्रहण होता है? अलग अलग वृक्षों के रूप में, ये पलाश का वृक्ष है, ये खदिर का वृक्ष है, ऐसा न आरात जाति ग्रहणम भवति, दूर से ऐसे जाति का ग्रहण नहीं होता है। यथा गृह्यमाण प्रस्पंदानाम न आरात स्पंद ग्रहणम, यद्यपि वो हिल भी रहे हैं, प्रस्पंदानाम माने हिल डुल रहे हैं वृक्ष तो, लेकिन न आरात स्पंद ग्रहणम, लेकिन दूर से उनका हिलना डुलना दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे ही यहाँ पर इस वृक्ष में भी अलग अलग अणु हैं, वो एक के रूप में दिखाई देंगे, माने एक का विषय बन जाएगा वृक्ष, ये कह रहे हैं, अलग अलग होते हुए भी। गृह्यमाणे च अर्थ जाते, जब उनका पास में जाके देखते हैं, उनका अलग अलग वृक्ष के रूप में जब वो गृहीत होते हैं, तब पृथक्त्वस्य अग्रहणात् एकम इति भाक्त प्रत्ययो भवति। करें ठीक है, दूर से भले पहचान में नहीं आते हैं, लेकिन जब पास जाते हैं तो अलग अलग वृक्ष दिखते ही है ना, और फिर भी हम कहते हैं कि ये एक वन है, तो ये वहां पर गौण प्रयोग है, अलग अलग दिखाई देते हैं वो पास जाने पर, तो ये भाक्त प्रयोग है। न तो अणु नाम अगृह्यमाण पृथक्त्वानाम कारणतः पृथक्त्वात् पृथक्त्व अग्रहणात् भाक्तः एको प्रत्यय अतीन्द्रियत्वात् अणु नाम इति, लेकिन इस अणु के समूह में आप ये प्रयोग नहीं कर पाएंगे गौण। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अणु तो अतीन्द्रिय हैं। यहाँ तो हमने इनको पास से एक एक को देखा, ये एक पलाश का वृक्ष है, ये खदिर का है, तो एकत्व का विषय क्या बन गया? वो एक एक अंग, एक पलाश का वृक्ष एक था, खदिर का भी एक है, ऐसे सेना के अंगों में ये एक सैनिक है, ये एक सैनिक है, तो एक संख्या के विषय क्या बना? एक। तो वो तो हो गया प्रधान प्रयोग, और फिर हम कहते हैं एक सेना, ये हो गया भाक्त प्रयोग, गौण प्रयोग। ऐसे ही वृक्षों में एक एक वृक्ष को हमने देखा कि ये एक है, और फिर हमने पूरे वन के लिए एक का प्रयोग किया,
तो एक एक वृक्ष को देखा, जहां एक बोला वो था प्रधान प्रयोग, फिर सारे वन को एक बोला ये था भाक्त प्रयोग। ऐसे परमाणुओं में नहीं होगा, क्योंकि एक परमाणु को हम नंगी आंख से देख ही नहीं सकते हैं। तो जब एक नहीं तो अनेक को कैसे स्वीकार करेंगे हम। इदमेव च परीक्षते, तो बोले इसी की तो परीक्षा हो रही है। किम एक प्रत्ययो अणुसंचय विषय आहोस्वित न इति, तो इसी की तो परीक्षा की जा रही है। जो पूर्व पक्षी ने जो उदाहरण दिया, उदाहरण क्या दिया इन्होंने, सेना के अंग और वन के अंग की तरह। जैसे वहां एक का प्रयोग होता है तो बोले पहले एक का तो वो निकालो, एक किसको कह रहे हैं आप। चर्चा तो इसी पे चल रही है, एक नाम किसका है पूर्व पक्षी की पक्ष में। समझ में आ रहा है भाई, पूर्व पक्षी एक किसको कहेगा, अणु को कहेगा। जब अवयवी तो मानता नहीं है वो, एक अणु को ही तो कहेगा ना, और अणु दिखाई नहीं देता है, तो उसकी दृष्टि में एक का प्रयोग कहीं भी हो ही नहीं पाएगा। इदमेव च परीक्षते, यही तो परीक्षा का विषय है। किम एक प्रत्ययो अणुसंचय विषय, ये जो एक का ज्ञान है, एक प्रत्यय माने एक का ज्ञान, ये अणुसंचय विषय वाला है। आहोस्वित न इति, यह एक का विषय नहीं है। अणुसंचय एव सेना वन अंगानी, जैसे सेना और वन के अंग हैं, ऐसे ही अणु का संचय है क्या, क्योंकि अणु को देख नहीं पा रहे हैं। न च परीक्षमाणम उदाहरणम इति युक्तम, तो जिसकी अभी परीक्षा करनी है उसको आप उदाहरण के रूप में दे रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। क्यों, साध्यत्वात्, अभी तो एक को सिद्ध करना है, साध्य एक, पहले एक सिद्ध हो जाए तो फिर एक के अनेक जो हैं उनको हम समूह कह देंगे। पर पहले एक की तो सिद्धि करो। पूर्व पक्षी के मत में एक की सिद्धि हुई नहीं है अभी, एक किसको कहेगा वो, आपको समझ में आ रहा है ना। पूर्व पक्षी के मत में एक किसको कहेगा, परमाणु तो दिखता नहीं है, और व्यवहार तो लोक में करना है, तो वो कौन सी चीज को एक कहेगा, अवयवी को मानता नहीं है, तो एक का प्रयोग नहीं कर सकता है वो। तो ये कह रहे हैं इसमें परीक्षा की क्या बात है। पूर्व पक्षी उत्तर दे रहा है, दृष्टम इति चेत, ये तो दिखाई दे रहा है एक सेना एक वन, तो इसमें परीक्षा की क्या बात है। तद विषयस्य परीक्षोपपत्ते, बोले जिसको आप कह रहे हो ना दृष्टम इति, भाई ये तो दिख ही रहा है अनेक में एक, तो उसी तो विषय की परीक्षा कर रहे हैं। यदपि मन्येत दृष्टम इदं सेना वन अंगानां पृथक्त्वस्य अग्रहणात् अभेदेन एकम इति ग्रहणम, कह रहे हैं यदि आप ऐसा मानते हो, दृष्टम इदम, ये तो दिख ही रहा है एक सेना एक वन, तो सेना वन अंगानाम पृथक्त्वस्य, सेना के और वन के अंगों का जो पृथक्त्व है उसका अग्रहणात्, उसका ग्रहण न होने से, अभेदेन, अभेद होने के कारण, एकम इति ग्रहणम, एक का ग्रहण हो ही रहा है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे कि इसमें कौन सा सोचने की बात है, सेना के अंग और वन के अंग, उनके पृथक्त्व का ग्रहण हो नहीं रहा है और उनमें भेद दिख नहीं रहा है कि अलग अलग हैं, तो अभेद होने से एक का ग्रहण हो ही रहा है, परीक्षा की क्या बात है। तो कह रहे हैं न च दृष्टम शक्यम प्रत्याख्यातुमिति, तो बोले इसको पास जाके भी तो देख सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी हर बार दूर से ही देखेंगे, और जब पास जाएंगे तो हमें एक एक अलग दिखाई देगा ना वृक्ष, और एक एक सैनिक अलग दिखाई देगा। न च दृष्टम प्रत्याख्यातुम शक्यम, तो जो एक एक दिख रहा है उसका आप खंडन कैसे कर पाएंगे, वहां पर अनेक को एक कैसे कह पाएंगे, वहां तो अनेक वृक्ष हैं। तच्च नैवम तद विषयस्य परीक्षोपपत्ते, तो ये उदाहरण आपका ठीक नहीं है, इस विषय की परीक्षा की उपपत्ति होती है, अभी परीक्षा करनी पड़ेगी। दर्शन विषय एव अयम परीक्षते, जो ये दर्शन का विषय है अर्थात एक वृक्ष जो दिखाई दे रहा है ना, तो ये अभी परीक्षते, इसकी अभी परीक्षा करनी पड़ेगी। यो अयम एक इति प्रत्ययो दृश्यते स परीक्षते, ये जो एक ऐसा जो ज्ञान हमें हो रहा है, एक जो वृक्ष हमें दिखाई दे रहा है
और उसका एक के रूप में ज्ञान हमें हो रहा है। एकम इति प्रत्ययो दृश्यते स परीक्षते, उसकी परीक्षा की जा रही है। किम द्रव्यांतर विषय व अथ अणु समुच्चय विषय व अणुसंचय विषय व, उस एक की ही परीक्षा दिखाई दे रही कि ये जो हमारे दर्शन का विषय है, सामने रखा हुआ खड़ा हुआ वृक्ष, ये द्रव्यांतर विषय, द्रव्यांतर मतलब अवयवी, ये एक अवयवी है, अथ या फिर अणु संचय विषय, या अणुओं के संचय का नाम है वृक्ष। इस एक का विषय क्या है? द्रव्यांतर, द्रव्यांतर माने अवयवी। ये द्रव्यांतर है वृक्ष, उस दिन समझाया था ना मैंने। द्रव्यांतर मतलब मिट्टी से मृतपिंड, मृतपिंड से घट, ये है द्रव्यांतर। तो एक अवयवी। अत्र दर्शनम अन्यतरस्य साधकम न भवति, तो बोले ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है वृक्ष, ये अन्य तरह से साधकम न भवति, ये परमाणुओं के देखने का साधक नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो अवयवी के रूप में दिख रहा है एक। इस एक को देख करके और आप कहो कि ऐसे ही परमाणु भी एक होता है, तो वो आपका एक का विषय नहीं बनेगा, क्योंकि जो उदाहरण जो होता है वो हमेशा प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। पंचावयव में अलग अलग प्रमाण होते हैं। प्रतिज्ञा क्या है? नहीं, प्रमाण कौन सा है प्रतिज्ञा में? कौन सा प्रमाण है प्रतिज्ञा में? शब्द प्रमाण। कोई प्रतिज्ञा करता है कि ये ऐसा है, ये क्या, कौन सा प्रमाण है? शब्द प्रमाण। हेतु क्या होता है? इस हेतु से, इस हेतु से ऐसा है, ये हेतु क्या है? अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण ही होता है। और दृष्टांत क्या होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण। कोई कहे कि ऐसा होता है तो दिखाना पड़ेगा ना, उस व्यक्ति ने कभी देखा हुआ होना चाहिए उस विषय को, तो वो उदाहरण बनेगा। उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु। और फिर उपमय में क्या होता है? उपमान, प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपमान। उपमान में कौन सा प्रमाण होता है? उपनय ही होता है। और फिर लास्ट का जो है निगमन, निगमन में कौन सा प्रमाण होता है? शब्द ही होता है, वो पहले वाली ही बात को दोहराया जाता है, तो वो शब्द प्रमाण ही होता है। तो चलिए यहाँ अत्र दर्शनम अन्यतरस्य साधकम न भवति नाना भावे च अणूनाम पृथक्त्वस्य अग्रहणात् अभेदेन एकम इति ग्रहणम अतस्मिस्तत् इति प्रत्यय। यहाँ पढ़ रहे थे ना उस दिन, तो ये कह रहे हैं ये जो नाना भावे च अणुनाम, आप क्या कह रहे हो? वृक्ष क्या है? अनेक अणुओं का समूह। तो जब आप नाना भाव मान रहे हैं, नाना भावे च अणुनाम, अणुओं का नाना भाव मानने पर पृथक्त्वस्य अग्रहणात्, और उनके पृथक्त्व का आप अग्रहण कर रहे हैं। पृथक्त्वस्य अग्रहणात् अभेदेन, उनमें अभेद होने के कारण एकम इति ग्रहणम, आप कह रहे हो ये एक ही है, पूरा समूह है, ये क्या है? एक है। तो ये जो एक का ग्रहण आप कर रहे हैं, ये क्या है? अतस्मिस्तत् इति प्रत्यय। जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना, उसको कहते हैं अतस्मिस्तत्। क्योंकि अभी तक आपके मत में एक तो सिद्ध हुआ ही नहीं, और फिर आप कह रहे हैं ये अनेक का जो समूह है इसको हम एक वृक्ष कहेंगे। तो पहले एक को तो सिद्ध करो, तब आप गौण रूप से इन अनेक परमाणुओं के समूह को एक वृक्ष कह सकते हो। और उससे पहले यदि आप कह रहे हो तो ये आपका कथन कैसा हो गया? अतस्मिस्तत् इति प्रत्यय। अतस्मिस्तत् इति प्रत्यय यथा, जैसे कोई व्यक्ति उदाहरण देता है स्थाणौ पुरुष इति, स्थाणु में उसको क्या दिखाई दे रहा है? पुरुष। तो ये उसका ज्ञान कैसा है? अतस्मिस्तत्, क्योंकि स्थाणु पुरुष नहीं है और फिर भी वो पुरुष देख रहा है उसमें, तो इस ज्ञान को कहते हैं अतस्मिस्तत्। तो कह रहे ततः किम, तो इससे क्या हानि होगी? इससे क्या दिक्कत है? अतस्मिस्तत् ज्ञान हो रहा है तो क्या दिक्कत है? वो बता रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं।
अतस्मिस्तद इति प्रत्यस्य प्रधानापेक्षित्वात् प्रधान सिद्धि ही, जहां कहीं अतस्मिस्तत् इसका ज्ञान होता है हमें, तो वहां ज्ञान क्यों होता है हमें? प्रधानापेक्षित्वात्, प्रधान की अपेक्षा से। जैसे स्थाणु में पुरुष दिखाई दे रहा है, तो ये जो ज्ञान हो रहा है, इस ज्ञान को किसकी अपेक्षा है? पुरुष ज्ञान की। पहले कभी पुरुष देखा है प्रत्यक्ष, तब उसका यहां प्रयोग कर रहा है अतस्मिस्तत्। अतस्मिस्तत् प्रयोग करने के लिए, अतस्मिस्तत् ज्ञान होने के लिए पहले किसकी अपेक्षा होती है? तस्मिस्तत् की। जो जैसा था वैसा वहां पर देखा, तब आप कहीं दूसरी जगह उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहां तो एक देखा ही नहीं कभी, तो उसका प्रयोग आप अनेक में कैसे कर सकते हैं? अतस्मिस्तत् इति प्रत्ययस्य प्रधानापेक्षित्वात्, क्योंकि अतस्मिस्तत् प्रत्यय को प्रधान की अपेक्षा रहती है, तो इस हेतु से प्रधान सिद्धि ही, पहले प्रधान की सिद्धि कहीं होनी चाहिए। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, इसी उदाहरण को दोहरा रहे हैं। स्थाणु पुरुष इति प्रत्ययस्य किम प्रधानम, बोले स्थाणु में जो पुरुष दिखाई दे रहा है, ये जो ज्ञान हो रहा है, इसमें प्रधानता किसकी है? ऊपर इन्होंने हेतु दिया ना प्रधानापेक्षित्वात्, बोले क्या प्रधान है यहाँ पर? तो अब उसका उत्तर दे रहे हैं, इसको यो कर लो, ये है ना, योसौ पुरुषे पुरुष प्रत्ययस्य तस्मिन् सति पुरुष सामान्य ग्रहणात् स्थाणौ पुरुषो अयम इति। बोले इसमें प्रधान की अपेक्षा ये है, ये प्रयोग तब हो सकता है यो असौ, जो ये कहने वाला व्यक्ति है ना स्थाणु में पुरुष, इस व्यक्ति ने पुरुषे, कभी पुरुष में पुरुष प्रत्यय, पुरुष का ज्ञान किया है, पुरुष में पुरुष को देखा है। पुरुषे पुरुष प्रत्यय है, इसको क्या कहेंगे? तस्मिस्तत्। तस्मिन् सति, प्रधान में प्रधान का ज्ञान होने पर, पुरुष सामान्य ग्रहणात्, अब ये जो पुरुष का जो ज्ञान है उसको सामान्य रूप से ग्रहण करके पुरुष सामान्य ग्रहणात् स्थाणु पुरुषो अयम, स्थाणु में क्या सोच रहा है? ये पुरुष है। ऐसा ज्ञान कब हो सकता है? स्थाणु में पुरुष का ज्ञान तो अतस्मिस्तत् है, लेकिन अतस्मिस्तत् का प्रयोग कब हो सकता है? जब कभी तस्मिस्तत् का ज्ञान हुआ हो। तो एवं नाना भूतेषु एकम इति सामान्य ग्रहणात् प्रधाने सति भवितुम अर्हति। तो ये नाना भूतेषु, अनेक भूतों में एक का प्रयोग कब हो सकता है? सामान्य ग्रहणात् प्रधाने सति, प्रधाने सामान्य ग्रहणात् सति, जब कहीं एक का प्रयोग सामान्य रूप से कहीं प्रधान में एक का प्रयोग हो गया हो, तब फिर आप इन भूतों में, परमाणुओं में एक का प्रयोग कर सकते हैं गौण रूप से। प्रधानम च सर्वस्य अग्रहणात् इति नोपपद्यते, लेकिन आपके पक्ष में प्रधान रूप से एक किसको कहेंगे? वो तो सर्वस्य अग्रहणात्, सर्वथा अग्रहण है, कहीं भी एक आप दिखा नहीं पाएंगे। प्रधानम च सर्वस्य अग्रहणात्, क्योंकि जितने भी पदार्थ हैं, जो भी हम लोक में जिनको हम एक कहते हैं, एक वृक्ष, एक मनुष्य, एक घर, एक बालक, एक घट, जो जो भी एक एक के नाम से देखे जाते हैं, उन सब का तो आपके मत में अग्रहण है। आप तो उनको एक कह नहीं रहे हो, आप क्या कह रहे हो? परमाणुओं का समूह। तो एक तो आपके मत में सर्वथा अनुपपद्य है, उपपद्य है ही नहीं, उसका ग्रहण हो ही नहीं सक रहा है आपके पक्ष में। तस्मात् अभिन्न एव अयम अभेद प्रत्यय एकम इति, इसलिए ये जो एक का प्रयोग कर रहे हैं, ये तस्मात् अभिन्न एव अयम अभेद प्रत्ययस्य एकम इति। तो ये जिसको आप एक कह रहे हैं ना, एक वृक्ष, एक घट, एक पट आदि, ये अवयवी से भिन्न कुछ भी नहीं है, अवयवी ही है। तस्मात् अभिन्न एव अयम अभेद प्रत्यय एकम इति, जिसको आप एक प्रत्यय कह रहे हैं, एक का प्रयोग जिनके लिए कर रहे हैं आप, वो सब पदार्थ
अवयवी से भिन्न कुछ भी नहीं है, अवयवी ही है। ठीक, तो यहां तक इसका पक्ष सिद्ध हो गया अवयवी का। इंद्रियांतर विषयेषु अभेद प्रत्यय प्रधानम इति चेत न। बोले हम ये जो, क्योंकि ये एक नहीं दिखा पा रहा ना कहीं भी, तो ये कह रहे हैं हम ये जो विषय है वृक्ष, ये कौन सी इंद्रिय का विषय है? चक्षु इंद्रिय का विषय ये तो बोले ठीक है, चक्षु इंद्रिय के विषय में तो मैं कहीं भी एक नहीं दिखा पा रहा हूं, क्योंकि जिसको भी मैं एक कहूंगा तो वो तो क्या है, परमाणुओं का समूह मेरी दृष्टि में। तो यहाँ तो एक कहीं दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि एक क्या है इसकी दृष्टि में? परमाणु को दिखा नहीं सकता है अतीन्द्रिय होने के कारण। तो चलो एक जो चक्षु इंद्रिय का विषय है उसमें तो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन इंद्रियांतर विषयेषु अभेद प्रत्यय, दूसरी जो इंद्रियां हैं उनके कहीं विषयों में मैं एक दिखा दूं तो भाई एक ही तो सिद्ध करना है, किसी दूसरी इंद्रिय के उसमें कर देंगे इंद्रियांतर विषय में। इंद्रियांतर विषयेषु अभेद प्रत्यय प्रधानम इति, प्रधान को वहां दिखा देंगे, फिर गौण प्रयोग यहाँ सब जगह कर लेंगे। तो ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो न, तो भी नहीं कह सकता है। कहाँ दिखा सकता है? ये शब्द को दिखा सकता है, शब्द एक होता है ना, हाँ तो शब्द का दिखा सकता है, ऐसा सोचेगा ये। तो ये कह रहे हैं न विशेष हेतु अभावात दृष्टांत अव्यवस्था। विशेष पहले दृष्टांत आप जो भी दोगे ना उससे पहले हेतु देना पड़ेगा, क्योंकि इसके दिमाग में क्या है, शब्द एक होता है। तो उसका मैं उदाहरण दे देता हूं कि एक प्रयोग में कहाँ करूंगा, शब्द के विषय में। जो शब्द उत्पन्न होता है वो एक ही होता है, फिर वो शब्द संतति से वहां तक आकाश में जाता है जहां तक उसकी वो जितना वेग दिया हमने उस शब्द को उत्पन्न करने में, तो उस वेग की गति से जहां तक वो वेग लेके जाएगा वहां तक वो शब्द जाएगा। तो ये कह रहे हैं नहीं, ये अगला उदाहरण आप दोगे तो आप नहीं दे सकते हैं, विशेष हेतु अभावात, विशेष हेतु का अभाव होने से दृष्टांत व्यवस्था, दृष्टांत की व्यवस्था नहीं हो सकती है। उसी को खोल के बता रहे हैं। श्रोत्रादि विषयेषु शब्दादिषु अभिन्नेषु एक प्रत्यय प्रधानम अनेकस्मिन् एकस्मिन् एक प्रत्ययस्य इति। श्रोत्रादि के जो विषय हैं, शब्दादिषु अभिन्नेषु एक प्रत्यय, जैसे शब्द एक, ऐसे ही रस नहीं, रस तो नहीं हो पाएगा, रस तो अनेक होते हैं। तो और आदि लगाने से और किसका विषय एक हो सकता है शब्द के अलावा? चलो शब्द को लेके चलते हैं अभी। नहीं, गंध अनेक होती हैं, स्पर्श भी अनेक होते हैं, तो शब्द को एक कह सकते हैं ये। वैसे तो शब्द भी एक नहीं होते हैं, शब्द भी कुछ तीव्र होते हैं, कुछ मंद होते हैं, वो उठाएंगे, सिद्धांति उठाएंगे उसको। पर इसकी दृष्टि में क्योंकि आकाश एक ही है और उससे उत्पन्न होने वाला शब्द भी एक ही है, ऐसा सोच के कह रहे हैं। श्रोत्रादि विषयेषु शब्दादिषु अभिन्नेषु एक प्रत्यय, जो शब्द आदि हैं उनमें जो एक है, क्योंकि उसमें भिन्न भिन्न होता नहीं है। अभी ऐसा मान रहा है पूर्व पक्षी, भिन्न भिन्न होते हैं शब्द, लेकिन ये ऐसा मान रहा है कि एक शब्द उत्पन्न होता है।